नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में एक धारा 2H है, सेक्शन 2H, जिसमें पब्लिक अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है और उसमें एनजीओज को भी आरटीआई के दायरे में लाया गया और कहा गया कि ऐसे एनजीओज, ऐसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गैर सरकारी संस्थान, जिन्हें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब्सटेंशियली फाइनेंस करती है। अब अक्सर ये चर्चा होती है जब भी कोई इसका इंटरप्रिटेशन होता है कि ये सब्सटेंशियली फाइनेंस किसे कहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट्स में इसको इंटरप्रेट किया है। उनका जो लेटेस्ट इंटरप्रिटेशन है वो एक मामला हुआ डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। इसमें जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने इसमें इंटरप्रिटेशन किया। तो उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन करके सब्सटेंशियल का मीनिंग बताया वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो जो बेंच ने जो ऑब्जर्वेशन किए उनके जैसे ऑब्जर्वेशन थे वही आपके सामने मैं रखता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि सब्सटेंशियल मीन्स ए लार्ज पोर्शन। इट डज नॉट नेसेसरी हैव टू मीन ए मेजर पोर्शन और मोर देन 50%. नो हार्ड एंड फास्ट रूल कैन बी लेट डाउन इन दिस रिगार्ड। पहली बात तो ये कही। आगे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग कैन बी बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। टू गिव एन एग्जांपल, इफ ए लैंड इन ए सिटी इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट और ऑन हेवी डिस्काउंट्स टू हॉस्पिटल्स, educational institutions or such other body, this in itself could also be substantially financing. The very establishment of such an institution, if it is dependent on the largesse of the state in getting the land at a cheap price, would mean that it is substantially financed. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार इसको दोहरा देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। The very establishment of such an institution, if it is dependent on the largesse of the state in getting the land at a cheap price, would mean that it is substantially financed. आगे ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट कहते हैं, merely because financial contribution of the state comes down during the actual funding will not by itself mean the indirect finance given is not to be taken into consideration. The value of the land will have to be evaluated not only on the date of allotment, ध्यान से देखिएगा, not only on the date of allotment, but even on the date when the question arises as to whether the said body or NGO is substantially financed. अब आगे जो बेंच है उन्होंने इस सवाल पर कि कोई एनजीओ या बॉडी substantially financed by the government is a question of fact which has to be determined on the facts of each case. हर केस के हिसाब से ये डिसाइड होगा। उन्होंने कहा कि there may be cases where the finance is more than 50% but still may not be called substantially financed. है ना इंटरेस्टिंग? कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि जहां पर जो फाइनेंस है वो 50% से ज़्यादा हो लेकिन उसके बावजूद भी उसको सब्सटेंशियली फाइनेंस नहीं कहा जा सकता। सपोजिंग ए स्मॉल एनजीओ which has a total capital of rupees 10,000 gets a grant of rupees 5,000 from the government. Though this grant may be more than 50% or 50%, it cannot be termed to be a substantial contribution. On the other hand, if a body or an NGO gets hundreds of crores of rupees as grant, but that amount is less than 50%. देखिए पहले मामले में 10,000 था, 5,000 दिए, तब भी हो सकता है कि वो सब्सटेंशियली फाइनेंस ना हो। कुछ मामलों में जो है हंड्रेड्स ऑफ करोड़ दे दिए, वो 50% से कम है, the same can still be termed to be substantially financed. Another aspect for determining substantial finance is whether the body
अथॉरिटी और एनजीओ, यहाँ इंपॉर्टेंट बात उन्होंने पूरा क्रक्स रख दिया, इसको फिर से ध्यान से देखते हैं। Another aspect for determine substantially finance is whether the body, authority or NGO can carry on its activities effectively without getting finance from the government. If its functioning is dependent on the finances, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा, if its functioning is dependent on the finances of the government, then there can be no manner of doubt that it has to be termed as substantially financed. ये ध्यान देने वाली बात है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं लास्ट में, while interpreting the provisions of the act and while deciding what is substantial finance, one has to keep in mind the provisions of the act. The act was enacted with the purpose of bringing transparency in public dealings and the probity in public life. If NGO or other bodies get substantial finance from the government, we find no reason why any citizen cannot ask for information to find out whether his or her money has been given to an NGO or any other body is being used for the requisite purpose or not. अब इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, पहले तो ये बता दिया पीछे कि अगर सब्सटेंशियली फाइनेंस के बारे में कि अगर वो संस्था जो सरकार उसको फाइनेंस कर रही है तो अपने जो उनके कामकाज है उसको रन करने के लिए जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, अगर सरकार से वो सब्सिडी ना मिले या वो फाइनेंस ना मिले तो वो जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो चल ही नहीं पाएंगी, तब तो ये मान लिया जाएगा कि वो सब्सटेंशियली फाइनेंस। और अगर सब्सटेंशियली फाइनेंस है तो फिर किसी भी नागरिक को अधिकार है कि जो नागरिकों का पैसा, सरकार का पैसा तो नागरिकों का, जनता का ही पैसा जो एनजीओ को दिया गया है, जिस उद्देश्य के लिए दिया गया है, जिस कार्य के लिए दिया गया है, उसमें उसी में वो यूज़ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सब्सटेंशियल वर्ड को कैसे इंटरप्रेट किया है। तो आज यहीं रुकेंगे। आशा है कि ये चर्चा आपको उपयोगी लगी होगी और इसमें जो लीगल चीज़ थी वो आपकी समझ में आई होगी। आज यहीं रुकेंगे। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को टैप करना मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलिएगा ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।